So, last point of the topic, factors affecting photosynthesis. हम देख रहे हैं कार्डिनल पॉइंट, ध्यान में देना जरा, कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स हमें कंसीडर करने हैं, मिनिमम, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम। अच्छी तरह से ध्यान में देना, ऑप्टिमम। हमारे पास फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, हर फैक्टर की मिनिमम लेवल होगी, मैक्सिमम लेवल होगी और ऑप्टिमम लेवल भी होगी। ध्यान देना अच्छी तरह से, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वैसे एनसीईआरटी में ऐसा सेपरेटली दिया हुआ नहीं है, पर ये रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये पांचों चैप्टर का अगर निचोड़ निकाले तो ये टॉपिक भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। कार्डिनल पॉइंट्स में क्या चीजें हैं कि जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं, अब जैसे CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, वो ज्यादा हो सकता है बहुत, उसकी मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल और एक मॉडरेट है ऑप्टिमम लेवल। बात समझ रहे हैं? मिनिमम लेवल ऑफ कार्डिनल पॉइंट क्या होता है? इट इज द पॉइंट related to the availability of factor below which process will not occur. मिनिमम पॉइंट ऐसा है कि उसके नीचे अगर गया हो तो प्रोसेस नहीं हो। बात समझ में आई? जैसे CO2 कॉन्सेंट्रेशन है कि CO2 कॉन्सेंट्रेशन डैश डैश होगा तो फोटोसिंथेसिस शुरू होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, हमने पीछे देखा था। फोटोसिंथेसिस में CO2 का एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं? तो जो मिनिमम प्रोपोर्शन है उसके नीचे अगर CO2 चला गया तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। तो जहां पे बिलो विच मिनिमम कार्डिनल पॉइंट इज द पॉइंट बिलो विच नो फोटोसिंथेसिस ऑकर, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मैक्सिमम पॉइंट ऐसा है कि अबव विच नहीं होगा। मैक्सिमम, एक बार मैक्सिमम हो गया कि उसके बाद फिर कोई बढ़ने का विषय नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद प्रोसेस वो स्टॉप हो जाएगी। इसके नीचे अगर फैक्टर गया तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसके ऊपर गया तो भी नहीं होगा। बात समझ में आई? तो कब होगा? ऑप्टिमम लेवल पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चलता रहे। कंसेप्ट समझ में आई? अब हम टेक्निकली उसको पढ़ते हैं। कार्डिनल पॉइंट्स, द मिनिमम, optimum and maximum value of each factor affecting rate of photosynthesis. The minimum, optimum and maximum value of each factor affecting photosynthesis are called as cardinal points. Clear हो गया? Minimum value of a factor is the point below which no physiological process occurs. Maximum value is the point beyond which प्रोसेस स्टॉप्स। क्योंकि यहाँ पे तो इसके नीचे होने वाली नहीं है, फिर इसके ऊपर शुरू हुई, यहाँ पे कंटिन्यू रही, जब वो मैक्सिमम हो गया तो प्रोसेस स्टॉप हो गई। बात समझ में आई? सो मैक्सिमम वैल्यू इज द पॉइंट बियॉन्ड विच प्रोसेस कम्स टू स्टॉप्स एंड ऑप्टिमम वैल्यू इज दैट पॉइंट वेयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंटिन्यूज। बात समझ में आई? मैडम को नहीं समझ? पक्का समझ रहा है? नहीं समझ रहा है तो बोलो भाई। देखो, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन इवॉल्व होना, कार्बोहाइड्रेट बनना, इसी को हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। काफी टेक्निकल बातें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। तो अलग अलग फैक्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करेंगे। जैसे लाइट कम है तो भी परेशानी है, ज्यादा है तो भी परेशानी है, CO2 कम है तो भी परेशानी है, बहुत ज्यादा है तो भी परेशानी है, O2 कम है ज्यादा है तो भी परेशानी है। बराबर है कि नहीं? वाटर कम ज्यादा है तो भी परेशानी है। ज्यादा वाटर भी अच्छा नहीं है, उससे क्या होगा? एक्सोसाइटोसिस होगा। एंडोसाइटोसिस होगा, एक्सो नहीं। ज्यादा पानी है तो पानी अंदर जाएगा ना, तो अंदर जाएगा तो एंडोसाइटोसिस हुआ, सेल बल्ज हो जाएगी, फ्लैसिड होगी,
हो सकता है उसको परेशानी हो जाए। फिलहाल हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, हम वो ट्रांसपोर्ट में देखेंगे। हमने सेल में भी देख लिया है, पीछे थोड़ा सा उसका डिस्कशन देखा है। अभी हम फिलहाल डिस्कशन क्या कर रहे हैं, कार्डिनल पॉइंट्स में मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मिनिमम पॉइंट इज दैट पॉइंट बिलो व्हिच नो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑकर। Maximum point is that value of the factor beyond which process stops, and optimum point is that point where process continues. तो कौन सा अच्छा है? बात क्लियर हो गई। अब आगे है प्रिंसिपल और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये बहुत अच्छा है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्रिंसिपल और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन बाबा को तो आप पहचानते हैं, ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। उसने क्या कहा कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे 4 फैक्टर अभी हम कंसीडर कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? लाइट, कंसंट्रेशन ऑफ CO2, टेम्परेचर एंड वाटर। ये चीजें हैं एक्सटर्नली जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करने वाली है। बात समझ में है? तो ब्लैकमैन ने क्या कहा कि इन जो भी चीजें ऐसी है अफेक्ट करने वाली, अब ये तो हम 4 एनसीईआरटी में डिस्कस कर रहे हैं, पर इंटरनल भी है, एक्सटर्नल में मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह वो सभी आएंगे। मिनरल्स भी कम रहे, सपोज दैट मैग्नीशियम नहीं है अवेलेबल ज्यादा, तो क्लोरोफिल फॉर्मेशन बंद हो जाएगा ना। उसका तो सेंटर मैग्नीशियम है, मैग्नीज नहीं है, क्लोरीन नहीं है, फास्फोरस नहीं है, तो एटीपी सिंथेसिस को परेशान कर देगा वो। तो मिनरल्स के भी तो अफेक्ट होगा कि नहीं। पर हमें अभी फिलहाल डिस्कशन इतना ही करना है इस टॉपिक में कि लाइट, CO2 कॉन्सेंट्रेशन, वाटर एंड टेम्परेचर। अब ये जो 4 फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं, ऐसा मान लेते हैं कि इन चारों फैक्टर में, देखो मैं सिर्फ वैल्यू लिखता हूं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर। अब मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बता रहा हूं कि लाइट 50 है, ये 45 है, ये 30 है, ये 15 है, ऐसा मान लेते हैं नंबर्स के हिसाब से। इसका मतलब हमें क्या समझना है कि इसका प्रोपोर्शन ज्यादा है, इसका प्रोपोर्शन उससे थोड़ा कम है, इसका उससे थोड़ा कम, और सबसे कम को किसका है? जो सबसे कम होता है दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फैक्टर। कंसेप्ट समझ में आई? जो सबसे कम होगा, जो फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं उनमें सबसे जो कम होगा दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फैक्टर। ये सेकंड लिमिटिंग बाद में, और ये आखिरी में। जो मेन लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या है मैं बताता हूं। ये सबसे कम है, अगर इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसे कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। कंसेप्ट समझ में आया क्या? हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑलरेडी हमने देख लिया। ब्लैकमैन ने क्या कहा कि जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग है उसमें जो सबसे कम है, द फैक्टर विच इज एट इट्स मिनिमल लेवल इज ए लिमिटिंग फैक्टर, एंड एनी चेंज इन द लिमिटिंग फैक्टर कॉजेस ए लार्ज चेंज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अरे भाई फिर से समझाता हूं, जो भी फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में, जो भी फैक्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करेंगे, वो सारे के सारे जो फैक्टर है उनमें सबसे कम वाला जो फैक्टर है वो लिमिटिंग फैक्टर है। बात समझ में आई? और उसमें थोड़ा सा भी चेंज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई इंक्रीज कर सकता है। बात समझ में आई क्या? हमें डिक्रीज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंक्रीज चाहिए, हमें फूड ज्यादा चाहिए ना, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो रेट इंक्रीज होना चाहिए। तो लिमिटिंग फैक्टर है मिनिमल वैल्यू वाला फैक्टर। उसके बाद कौन? CO2। उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? बात समझ में आई? कंसेप्ट समझा? ये लिटरली ये वैल्यू मत लीजिए, इसका मीनिंग हमें सिर्फ ये लेना है कि प्रोपोर्शन कम है। बात समझ में आई? अब हम टेक्निकल इसको पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज के हिसाब से। कंसेप्ट हो गया ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ए फैक्टर। अब देखो हमने इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लिया। उसमें मिनिमल पॉइंट ऐसा होता है कि जिसके नीचे काम नहीं होगा, और मैक्सिमम पॉइंट ऐसा है कि जिसके ऊपर का एक बार वो पहुंच गया तो उसके बाद फिर
प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, ऑप्टिमल वैल्यू में चालू होगा। पर अब अगर हम ऐसा क्वेश्चन पूछे कि क्या ऑप्टिमल वैल्यू क्या है वाटर की, लाइट की और CO2 की, तो ऐसा ऑप्टिमल वैल्यू का ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि किसी भी फैक्टर की ऑप्टिमल वैल्यू दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड होती है। कितने अवेलेबल है, कितने अवेलेबल नहीं है, उससे रिलेटेड होती है ऑप्टिमल वैल्यू। तो हम स्टेटमेंट जो पढ़ रहे हैं, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इज नेवर कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फैक्टर्स। क्या आपको समझा? नहीं समझा? किसी भी चीज में ऑप्टिमम वैल्यू होगी तो प्रोसेस कैरी ऑन होगी कि नहीं? तो क्या ऑप्टिमल वैल्यू किसी के लिए फिक्स है क्या, ये हमारा क्वेश्चन। क्या वो कांस्टेंट है क्या? तो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो फैक्टर है उसका जो ऑपरेटिंग ऑप्टिमल वैल्यू है वो दूसरे फैक्टर पे भी डिपेंड है। क्लियर हो गया? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर, हमने पढ़ लिया। एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट है, CO2 है, वाटर है, टेम्परेचर है। इंटरनल में तो काफी चीजें है, क्लोरोफिल की अवेलेबिलिटी है, कैरोटीनॉइड है नहीं है, कितने हैं, ज्यादा है कम है, बराबर है। वाटर अवेलेबल है नहीं, इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं, वेस्कुलर वंडर प्रॉपर है कि नहीं, ये सारी चीजें आ जाएगी। और वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल दीज फैक्टर। अभी ये एनसीईआरटी स्टेटमेंट चल रहा है, ये जो सारे फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं ये सेपरेटली अफेक्ट नहीं करेंगे, ये एक साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करेंगे। बात समझ में आया? ये एक साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे अफेक्ट करेंगे। सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन करेगा? लिमिटिंग फैक्टर अफेक्ट करेगा, ये कंसेप्ट है। बात समझ में आई? ऑल दी फैक्टर, भाई समझ रहा है क्या? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आए इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो चीज है, काफी लोग जो होते हैं इस कंसेप्ट को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस हो गया, पढ़ लिया, हो गया। ऐसा नहीं है। इसमें क्या चीज है कि जितने भी फैक्टर्स है वो सारे के सारे फैक्टर्स साइमल्टेनियसली अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में। उसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन करेगा? लिमिटिंग फैक्टर। वो ऐसा फैक्टर है जो उसके मिनिमल लेवल पे है और उसमें थोड़ा सा भी अगर इंक्रीमेंट कर दिया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बात समझ में आई? सो all these factors simultaneously affect rate of photosynthesis, hence through several factors interact। देखो ध्यान दो, वही स्टेटमेंट जो हमने डिस्कस किया वही रीडिंग कर रहे हैं। सारे के सारे साइमल्टेनियसली अफेक्ट करेंगे, बट दो सेवरल फैक्टर्स इंटरैक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज CO2 फिक्सेशन रेट। Usually one factor is the major factor which is responsible for the change in rate of photosynthesis and that factor is limiting factor। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एनसीईआरटी के हिसाब से लिमिटिंग फैक्टर को पढ़ते हैं। A limiting factor is defined as a factor which is a deficient, कम है, deficient to such an extent that any increase in its magnitude will increase the rate of बात समझ में? और अगले स्टेटमेंट, when several factors affect any biochemical process, कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस अलग अलग फैक्टर से जब अफेक्टेड होती है तो ब्लैकमन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर काम करेगा। वो क्या कहेगा? जो सबसे कम है वो ज्यादा अफेक्ट करेगा, फिर उससे कम, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से। समझ में आएगी ना बात? तो स्टेटमेंट अभी एनसीईआरटी का लेंगे हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के लिए। If a chemical process is affected by more than one factor, if a chemical, आपको क्या परेशानी है भाई? आप इधर आ जाइए। If a chemical process is affected by more than one factor, then if a chemical process is affected by more than one factor, then the rate of chemical process is defined by or determined by a factor which is nearest to its minimal value, that is called as limiting factor, and a small change in that causes rapid change in the rate of process. This is law of limiting factor। क्लियर हुआ? कोई रट्टा का विषय नहीं है, कंसेप्ट है सिर्फ। क्या कंसेप्ट है
अलग अलग फैक्टर जो इफेक्ट करने वाले हैं, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट वो करेगा जो उसके न्यूनतम कंडीशन में है, नीचे वाले मिनिमल कंडीशन में है, बराबर है, दैट इज लिमिटिंग फैक्टर। अरे भाई, अरे टाका बेड़ा के नहीं, अरे तुम तो सुमड़ी में देख रहे हो सब। सर ऑप्टिमम वैल्यू एक ट्री के लीव्स के लिए होती है, पूरे ट्री के लिए होती है? ऑप्टिमम वैल्यू फैक्टर्स की है, जो अफेक्ट करने वाले हैं उनकी है। ऑप्टिमम वैल्यू जैसे पानी का प्रोपोर्शन, ये उसकी वैल्यू हो गई ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 कितने मॉलिक्यूल चाहिए, वो उसकी वैल्यू हो गई। अब वो मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम, और वो ट्री के लिए है ना, ऑब्वियसली प्लांट्स का ही विषय है ना। प्लांट्स का विषय सर, पर क्या बोलते हैं, जो अपन वैल्यू देंगे वो पर्टिकुलर एक लीफ के लिए। हाँ, मैं समझ गया। हम पर्टिकुलर मैंगीफेरा इंडिका, अजेडा इरेक्टा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम, लाइकोपर्सिकम, कैप्सिकम, ऐसे इंडिविजुअल प्लांट्स को हम स्टडी नहीं कर रहे। हम C3, C4 और कैम पाथवे का स्टडी कर रहे थे। उसमें C3 और C4 प्लांट जब हम कंसीडर करते हैं तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग टू ऑल प्लांट्स। कोई भी प्लांट है तो उसमें लाइट, टेम्परेचर, वाटर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 लगेगा। तो सबके लिए एक जनरल कंसेप्ट बनाया हुआ है। बात समझ में आई? आपका डाउट क्लियर हुआ कि अभी तक नहीं हुआ? पूछ लो। सर मेरा कहना ऐसा था, अपन आप बोल रहे हो कि ट्री के लिए होती है वो वैल्यू, एक परसेप्शन है कि ट्री के लिए होती है, तो सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर CO2 हर लीव्स के लिए थोड़ा ना सेम होंगी ना सर? हर लीव्स के लिए, हर पार्ट्स के लिए थोड़ा ना सेम हो सकती है। हमारा अभी विषय क्या चल रहा है कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कौन करेगा? लीव्स। तो हम बाकी कोई पार्ट का कोई डिस्कशन विषय नहीं, सिर्फ लीफ का विषय है। हाँ। आपका डाउट क्या है कि सपोज दैट ऊपर 4 लीफ अलग है और इधर वाले 4 लीफ अलग है, तो ये ऐसा डाउट है क्या आपका? डाउट क्या है आपका? मेरा डाउट ऐसा है कि जो लीफ है, हर लीफ में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर CO2 जनरली ऑब्वियस है। अभी सर जैसे हमारे बॉडी का सेल है, सारे सेल्स में प्रोपोर्शन जो भी है वो इक्वेटेड ही होगा ना। उस प्रोसेस के लिए जो भी प्रोसेस है, जैसे हमारे बॉडी में डाइजेशन की कोई प्रोसेस होनी है उसके लिए एक अलग स्टैंडर्ड होगा, और वही एक्सक्रेटरी प्रोसेस है उसका स्टैंडर्ड अलग होगा ना, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं, यानी CO2 फिक्सेशन कितनी ज्यादा मात्रा में होगा, कार्बोहाइड्रेट कितनी ज्यादा मात्रा में बनेंगे, ऑक्सीजन कितनी ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा विद रिस्पेक्ट टू इनपुट ऑफ CO2, ये सारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, पर हमने अभी स्टेटमेंट क्या दिया कि ऑप्टिमल वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट फॉर एनी फैक्टर, वो डिपेंडिंग ऑन द अदर फैक्टर चेंज होंगे। जैसे आपका डाउट है कि सपोज दैट एक ही प्लांट के इधर वाले लीफ ले लिए राइट साइड के, उसमें सपोज दैट उसको लाइट अच्छा मिल रहा है, देखो ध्यान दो, लाइट अच्छा मिल रहा है और इधर लाइट कम मिल रहा है। राइट साइड में लाइट अच्छा है, लेफ्ट साइड में लाइट कम है, पानी दोनों जगह सेम है, तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बदल जाएगा, क्योंकि सिर्फ पानी सेम होके नहीं चलेगा, अदर फैक्टर का भी रेजोनेंस होना चाहिए, अदर फैक्टर भी मैच होने चाहिए। इसलिए हर लीफ में सेम तरह का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा, ये कोई जरूरी नहीं। पर हम इस कंफ्यूजन में ना जाए, हमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय 4 थिंग्स, मेनली एक्सटर्नल, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड CO2 कॉन्सेंट्रेशन। और उसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या है कि जो सबसे कम प्रोपोर्शन में होगा वो ज्यादा कॉज करेगा, अफेक्ट करेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, उसे हम लिमिटिंग फैक्टर बोलेंगे। और उसमें थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा चेंज होगा। यही है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बात समझ में? कैन यू गिव द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? इजीली बना लो स्टेटमेंट, खुद बना सकते हो जल्दी से। It will cause the maximum change in the photosynthesis reaction. देखो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? इफ 2 or more than 2 factors affect any biochemical process, 2 or more than 2 factors affect any biochemical process, it was majorly affected by that factor which is at its minimal level, that is called as limiting factor. And any change in the limiting factor will cause a drastic change or large change in the rate of photosynthesis. और बायोकेमिकल प्रोसेस बोल दो, ऐसा ही लॉ बनाना। आज समझ में आ गई? क्लियर हो गया?
जैसे एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, सपोज दैट लीफ इज अ ग्रीन। अब आप बोलेंगे सर सपोज क्या लीफ तो ग्रीन ही होता है पर लीफ तो ऑरेंज येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मरने लगेंगे तो कैरोटीनॉइड जो होता है जरा ज्यादा स्टेबल होता है क्लोरोफिल के कंपैरिजन में। कैरोटीनॉइड से येलो और ऑरेंज शेड मिलेगा। तो ध्यान में है कि नहीं बात, क्लोरोफिल मरने से फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा, ये बात सही है, तो मरने लगा है ना, तो जब वो येलो हो जाएगा तो बाद में वो झड़ेगा, पत्तझड़ होगा कि नहीं। तो अभी सपोज दैट लीफ इज ग्रीन, इसका मतलब क्या है, हमें बोलना ऐसा है कि सफिशिएंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है। लीफ इज ग्रीन इसका मतलब अच्छा है, क्लोरोफिल का प्रोपोर्शन इंटरनली अच्छा है, दैट इज ऑल्सो फैक्टर ना, इंटरनल फैक्टर है ना वो। तो हम एक्सटर्नल इंटरनल अलग ना करते हुए एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, सपोज दैट लीफ इज ग्रीन। हम एनसीईआरटी के लाइन्स इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में बाकी की चीजें नहीं आने वाली है, दूसरी किताबों यही आने वाला है। हम वो बाकी का इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एमसीक्यू हमें समझ में आए। इसलिए रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज दैट लीफ इज ग्रीन, इसका मतलब सफिशिएंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ऑप्टिमल लाइट है। ऑप्टिमल लाइट का मतलब क्या मैडम? जो त्या लाईटवरती फोटोसिंथेसिस हुई प्रोसेस होगी, मिनिमल और मैक्सिमम पे तो स्टॉप हो जाएगी, ऑप्टिमल पे कैरी ऑन होगी, और ऑप्टिमल यानी ओके, बराबर है कि नहीं। सो ग्रीन लीफ है, लाइट भी अच्छा है और CO2 कंडीशंस भी अच्छी, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग है। पर टेम्परेचर बहुत कम है। अब टेम्परेचर बहुत कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा, और फिर इस केस में लिमिटिंग फैक्टर कौन? टेम्परेचर है। और अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। यही लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है। बात समझ में आई? जयेश को समझा कि नहीं? जयेश भाई क्लियर हो गया? अब 4 पॉइंट्स हैं जो दिए हुए, लाइट, टेम्परेचर, CO2 कौन से, बहुत तुला झोप लागते रे राधा, ओ दादा झोपू नको रे बाळा झोका तू झोका चलो ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सो लाइट, CO2 concentration, water and temperature, these are the main things. अब हम वाटर का सबसे पहले डिस्कशन कर ले। तो वाटर अफेक्ट्स नॉट ओनली फोटोसिंथेसिस, इट अफेक्ट्स ओवरऑल प्लांट, बराबर है। अगर पानी कम होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली कम होगा, बराबर नहीं होगा। इतना ही हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा उसके डिस्कशन में नहीं जाना है। बात समझ रहे हो क्या? जब हम पानी का सोच रहे हैं तो उसमें हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। अरे क्लियर हो रहा है कुछ कि कोई परेशानी है? जैसे हम एनसीईआरटी के हिसाब से अगर पढ़े तो पानी कम होने का मतलब है वाटर स्ट्रेस। तो वाटर स्ट्रेस अगर है, पानी कम है, तो प्लांट सबसे पहले क्या करेगा? पानी में नहीं, प्लांट में पानी कम है अरे भाई सब ठीक है, प्लांट में पानी कम है तो सबसे पहले प्लांट लॉजिकली हमें क्या लगता है कि वो करना चाहिए उसने? बराबर है, वेरी गुड। अगर हमारे यहाँ सपोज दैट ऐसा बोल दिया कि 2 दिन पानी आने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पानी की बचत करने का सोचेंगे, यानी पानी जहां से भी लॉस हो सकता है वो गेट बंद करने का सोचेंगे। तो सबसे पहले लीफ क्या करेगा? स्टोमेटा बंद कर देगा। सो वाटर स्ट्रेस कॉजेस स्टोमेटा टू क्लोज। अब स्टोमेटा यहाँ पे डबल मार है, डबल परेशानी। क्या? एक तो पानी कम है तो उसको पानी बचाना है, पानी बचाने के लिए स्टोमेटा बंद कर दिया तो CO2 आना बंद हो गया। CO2 बंद हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अपने आप कम हो जाएगा। तो एक फैक्टर से काम नहीं हो रहा है, अलग अलग फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। So water stress causes stomata to close, causing reduction in CO2 availability. Water stress से और क्या होगा? जो लीफ है, लीफ वो डैमेज होने लगेंगे, वाटर कम है ना, वो श्रिंक होने लगेंगे कि नहीं, विल्टिंग होगा।
विल्टिंग श्रिंक होना है, सरफेस एरिया ऑफ लीफ कम होगा। और तीसरी मार क्या है, देखो ध्यान दो, सरफेस एरिया ऑफ लीफ ज्यादा होने से लाइट प्रॉपर पड़ता तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होता। अब लीफ का सरफेस एरिया भी कम होने लगा, एक तो वाटर कम है, स्टोमेटा बंद है, CO2 आना कम हो गया, अब लीफ सरफेस कम हो गया तो लाइट भी कम हो गया। तो यही चीजें हमारे रिजल्ट पे भी हमें ध्यान में देनी है। नीट का रिजल्ट जो होता है वो इट इज द इफेक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। हमारा कंसंट्रेशन इन लेक्चर, टीचिंग जो है करने वाला है उसका टीचिंग का कंटेंट का लेवल, हम कितनी बार रिवाइज कर रहे हैं वो लेवल, कितनी प्रैक्टिस प्रॉपरली कर रहे हैं वो लेवल, और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, कितने क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो लेवल, ये सारे फैक्टर्स इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। और आपके केस में भी वही होगा, जो सबसे मिनिमल फैक्टर आज है वो बाद में अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो वही आपके रिजल्ट को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। जैसे कंसंट्रेशन कम है, सारी चीजें अच्छी, वही अगर आपने अचीव कर लिया तो इट विल अफेक्ट लार्ज चेंज इन योर रिजल्ट। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। सो वाटर स्ट्रेस जो है वो स्टोमेटा बंद कर देगा, उससे लीफ श्रिंक होगा, तो विल्टिंग ऑफ लीव्स उसे कहते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के साथ साथ पूरे प्लांट पे वाटर का इफेक्ट होगा। क्लियर हो गया? कोई परेशानी है? अब टेम्परेचर का सोचते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट कैसे करेगा? तो C3 प्लांट जो होते हैं, ध्यान देना अच्छी तरह से, C3 प्लांट हाई टेम्परेचर में काम नहीं करते हैं, वो तो उल्टा काम करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है उनका। तो C3 प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक मॉडरेट लो टेम्परेचर पे अच्छा होता है, C4 प्लांट का हाई टेम्परेचर पे हो जाता है, बराबर है। पर टेम्परेचर का इफेक्ट मेनली क्यों होता है ये हमें सोचना है। तो देखो, जो भी C3 या C4 प्लांट है उनमें जो ये लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, जो कुछ भी हो रहा है, दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। रूबिस्को, पेप्टेज, डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, NADH, ये सारे एंजाइम ऐसे कैटलिस्ट वहां पे काम कर रहे हैं ना। और एंजाइम सबसे ध्यान में रखना है, एंजाइम इज इमीडिएटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। एंजाइम तभी काम करेगा जब उस पर प्रॉपर टेम्परेचर उसको मिला है, वो आपको है, बायोमॉलिक्यूलर चैप्टर में हमें है, कोई लिखने की अलग से जरूरत नहीं। तो एंजाइम्स जो है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं, इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जब एंजाइम कंट्रोल्ड है तो वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड भी है, बराबर है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। अरे भाई, अरे समझ रहा है क्या? अब अगर हमें कोई पूछे तो हमें बार बार रिपीट हो गया कि C4 प्लांट रिस्पॉन्ड टू हाई टेम्परेचर, C3 प्लांट रिस्पॉन्ड टू लोअर ऑप्टिमम। तो इसका मतलब C4 प्लांट का ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा है, समझ रहे हैं क्या? और C3 प्लांट का ऑप्टिमल टेम्परेचर कम है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? पर अब यहाँ पे कंसेप्ट हम देखेंगे, थोड़ी देर के बाद देखेंगे। वो C4 प्लांट में ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा है, यानी वो उस पर भी काम कर लेता है। C3 प्लांट का कम होगा, वो ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हैं क्या? तो आगे बढ़े। C4 प्लांट ट्रॉपिकल जोन में पाए जाते हैं, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे वो काम कर लेते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो NCERT के हिसाब से वाटर और टेम्परेचर का हमारा टॉपिक फिनिश हो गया। अभी हम CO2 के बारे में जरा सोचते हैं। ये CO2 कॉन्सेंट्रेशन का जरा इंपॉर्टेंट वैल्यूज में ध्यान रखनी है। एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत वैसे कम है। एटमॉस्फेयर में CO2 का अकॉर्डिंग टू NCERT CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.03% से 0.04% तक है, यानी नियर अबाउट 360 ppm होता है या 400 ppm। एटमॉस्फेयर में CO2 का, ये दिया हुआ है NCERT, डू नॉट राइट एनीथिंग। एटमॉस्फेयर में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.03% या 360 ppm होता है, या इसी को हम लिखते हैं माइक्रोलीटर पर लीटर। माइक्रोलीटर पर लीटर NCERT में ऐसा दिया हुआ है, डोंट कंफ्यूज, माइक्रोलीटर पर लीटर। अब हमें इसमें जाना नहीं है बहुत ज्यादा। एटमॉस्फेयर में CO2 का नेचुरली प्रोपोर्शन इतना होता, ये क्लियर हो गया क्या भाई?
अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.05% तक बढ़ जाए तो प्लांट जो है वो CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ा देगा। इसका मतलब लिमिटिंग फैक्टर है। CO2 ये तो मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। हाई टेम्परेचर, समझ रहे ना, ऑक्सीजन है वगैरह वगैरह सारा तुमने बार बार देख लिया है। अगर ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, अगर इंक्रीज इन CO2 अप टू 0.05% है तो प्लांट कैन कॉज रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। का मतलब CO2 फिक्सेशन रेट बढ़ जाएगा क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 0.05% तक बढ़ गया है। बात समझ में आया क्या? CO2 इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है। अब C3 प्लांट के लिए ध्यान देना है, C3 प्लांट के लिए CO2 सैचुरेशन पॉइंट है 360 ppm, वही C4 प्लांट के लिए है 460 या 450 ppm। ध्यान देना है अच्छी तरह, मैं बताता हूँ ppm। सैचुरेशन पॉइंट क्या है ध्यान देना। C3 पॉइंट प्लांट्स के लिए सैचुरेशन पॉइंट ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन इतना है और C4 प्लांट के लिए इतना है। इसका मतलब, अरे क्लियर हो गया? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, उल्टा है। ये C4 के लिए है क्योंकि कम CO2 किसको चलता है? C4 को चलता है ना, और ज्यादा किसको लगता है? तो यहाँ पे कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हमें इमीडिएटली ध्यान में आ जाता है। अरे समझ रहे हैं क्या? 360 ppm पे भी ये बंदा काम कर लेता है। सैचुरेशन पॉइंट है ना, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो जाता है उसका, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। और इसको फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम करने के लिए 450, बात समझ में आई? ये सैचुरेशन पॉइंट है इसका। क्लियर हुआ क्या? कोई परेशानी? एट अ लो लाइट कंडीशन, अब सपोज दैट C3 और C4 प्लांट को ये कंडीशन मैच हो गई कि भाई ठीक है 360 का 450 हो गया, इट्स ओके, पर लाइट लो है, प्रोसेस होगी क्या? तो एट लो लाइट इंटेंसिटी इवन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज देयर, फोटोसिंथेसिस विल नॉट परफॉर्म। क्लियर हुआ क्या? क्योंकि क्वांटम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी ना, तो क्वांटम हिट कहां से आएगा? समझ रहे ना कंसेप्ट? अरे भाई, अब एक वर्ड है कॉम्पेंसेशन पॉइंट, आपको याद होगा मैंने पीछे यूज किया था। कॉम्पेंसेशन पॉइंट या थ्रेशोल्ड वैल्यू, समझ रहे क्या? अब कॉम्पेंसेशन पॉइंट या थ्रेशोल्ड वैल्यू ये ऐसी वैल्यू है जिसको हम मिनिमम बोल सकते हैं। CO2 की ऐसी वैल्यू या कॉम्पेंसेशन पॉइंट, जो भी फैक्टर हम कंसीडर करें, कॉम्पेंसेशन पॉइंट या थ्रेशोल्ड वैल्यू ऐसा पॉइंट है कि जहां पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गन और एनवायरनमेंट में गैसियस एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगा। कॉम्पेंसेशन पॉइंट, ध्यान दो अच्छी तरह से, कॉम्पेंसेशन पॉइंट या थ्रेशोल्ड पॉइंट ये ऐसा पॉइंट है जहां पे देयर विल बी नो गैसियस एक्सचेंज बिटवीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन एंड सराउंडिंग। इसका मतलब CO2 आना बंद हो जाएगा। वो भी बेस तभी बंद होगा ना, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा या कम होगा? क्लियर हुआ? सो कॉम्पेंसेशन पॉइंट हम पढ़ते हैं, व्हेन CO2 concentration is reduced, there comes a point at which illuminated plant, भले ही लाइट अवेलेबल है फिर भी there is no gaseous exchange। बात समझ में आई? तो ये C3 प्लांट के लिए कितना है? C3 प्लांट के लिए कॉम्पेंसेशन पॉइंट है 25 to 100 ppm और C4 प्लांट के लिए है 0 to 10 ppm। ये ऐसा पॉइंट है, कितना CO2 कम हो जाता है कि यहाँ पे एक्सचेंज बंद हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर C4 प्लांट के लिए इतना कॉम्पेंसेशन पॉइंट क्यों कम है? C4 प्लांट के लिए सैचुरेशन भी तो ज्यादा है, यानी वो कम CO2 में भी काम कर सकता है। हमने सब रीजन देख लिए इसके। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड ऑल दोस थिंग्स। कांसेप्ट क्लियर हो गया? ये हो गया, CO2 भी हो गया, टेम्परेचर भी हो गया, वाटर भी हो गया। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, लाइट का डिस्कशन। कोई परेशानी इसमें?
अच्छा डिस्कशन हो रहा है क्या? फ्रूटफुल है या टाइम पास है? मैं ही खुद की तारीफ कर लेता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइट। अब देखो ध्यान दो इधर अच्छी तरह से, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ने हैं। शेड प्लांट एंड सन प्लांट, आपने वर्ड सुना होगा, शेड प्लांट एंड सन प्लांट। कौन बताएगा मीनिंग? शेड प्लांट से शेड शेड में रहते हैं, सन प्लांट सन में रहते हैं। क्या आंसर है? माशाअल्लाह। क्या आंसर है? शेड प्लांट और सन प्लांट क्या है? यस, जे प्लांट्स सनलाइट ज्या प्लांट्सला लागते आणि जे प्लांट्स म्हणजे सनलाइट नहीं लागत। सन आसान प्रॉपर वे से कौन बताए? प्लांट्स जे असतात ते सनलाइटला जास्त रिस्पॉन्ड करतात. नहीं देखो, हम डेंस फॉरेस्ट कंसिडर कर लेते हैं। डेंस फॉरेस्ट तो जो बड़े बड़े पेड़ है उनको डायरेक्टली ओपन टू सन है, डायरेक्टली सनलाइट मिल रहा है, हेवी इंटेंस लाइट उन पे गिर रहा है, वो सन प्लांट है। पर उन्हीं लीव्स के अंदर नीचे छोटे छोटे प्लांट्स है जहां पे बहुत कम सनलाइट आ रहा है, these are called as shade. आपको बोलना वही था, लैंग्वेज हमें प्रॉपर यूज करनी थी, आपका दोनों का ही राइट था। विषय क्या है भाई, समझ रहा है कि नहीं? So shade plants are those plants which are under canopy. यानी लीव्स के कैनोपी के अंदर वो बढ़ रहे हैं, हर्ब शर्ब छोटे छोटे पेड़ वगैरह जहां पे लाइट कम गिर रहा है, तो शेड प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, ध्यान देना अच्छी तरह से, सीओफाइट्स, SCIO, सीओफाइट्स। शेड प्लांट्स आर कॉल्ड एज सीओफाइट्स। और जो सन प्लांट है जो एक्सपोज्ड टू डायरेक्टली सन होते हैं उन्हें हेलियोफाइट्स कहा जाता है। हेला नहीं, हेलियोफाइट, HELIO, हेलियोफाइट्स, HELIO, हेलियोफाइट्स। क्या टॉपिक में मजा आ रहा है क्या? शेड प्लांट्स को सीओफाइट्स, SCIO, सीओफाइट्स एंड हेलियोफाइट्स सन प्लांट्स। क्लियर हो गया? चलो तो हम टॉपिक शुरू करें। तो अब ध्यान दें, प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू, चलो जल्दी कर लो, मैं नोट्स भेजने वाला हूँ, कोई सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। जिनको डायरेक्टली सनलाइट मिल रहा है वो सन प्लांट, हेलियोफाइट्स। जिनको कम मिल रहा है, जो कैनोपी के अंदर है, नीचे है, दबे हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे? सीओफाइट्स बोलेंगे। बात समझ में आई? जो शेड प्लांट्स है वो पुअरली इल्यूमिनेटेड होते हैं, पुअरली, अरे कम लाइट, और सन प्लांट को काफी लाइट मिल रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जो शेड प्लांट्स है उनको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, पर क्या कम है? कुल कॉन्सेंट्रेट करो, ये टॉपिक एक बार हो जाने तो उसके बाद आपका राज है। शेड प्लांट्स जो है, शेड प्लांट्स को लाइट कम मिल रहा है, सारी चीजें अच्छी हैं, पर लाइट कम मिल रहा है इसलिए उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा। बात समझ में आई? शेड प्लांट का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा। ये क्लियर हो गया है? अब यहाँ पे एक वर्ड हम पढ़ेंगे, लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट। जैसे CO2 कॉम्पेंसेशन पॉइंट था कि ऐसा पॉइंट के जहां पे एक्सचेंज बंद हो गया था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो गया था, सब बराबर है क्या? तो लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट क्या है कि कॉम्पेंसेशन पॉइंट, ये हर फैक्टर के लिए सेम डेफिनेशन है क्या, कि उस फैक्टर की ऐसी वैल्यू के जहां पे एक्सचेंज बंद हो जाएगा। तो अगर लाइट कॉम्पेंसेशन पॉइंट पे है तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा, रिड्यूस होगा, डिक्रीज। Light compensation point is defined as a point in light intensity when no gaseous exchange is observed between photosynthetic organ and environment. Clear हो गया? Plant cannot survive for long at compensation point, बराबर है? अगर compensation point बहुत दिन तक चला तो वो एक तो CO2 आ नहीं रहा है, और जो अंदर फूड बना हुआ है वो कब का रहा है? बराबर है कि नहीं? जो अंदर बना हुआ फूड है वो तो यूज हो रहा है ना, और नया फूड बन नहीं रहा है। तो
तो ज्यादा कैसे सर्वाइव करेगा? तो प्लांट्स कैनॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग एट कॉम्पेंसेशन पॉइंट ड्यू टू नेट लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम्ड बाय द प्लांट इटसेल्फ। बराबर है? अगर लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। अब कॉम्पेंसेशन पॉइंट देख लिया जहां पे सब कुछ बंद हो गया, फिर ऑप्टिमल वैल्यू आएगी, शुरू हो गया प्रोसेस। फिर एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर कुछ बढ़ेगा नहीं, दैट इज लाइट सैचुरेशन पॉइंट। लाइट सैचुरेशन पॉइंट, लाइट सैचुरेशन पॉइंट इज द पॉइंट इन लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी की ऐसी वैल्यू जहां पे प्लांट कैन हैव मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भाई मैक्सिमम हो गया। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, ये ग्राफ निकालते हैं, ये लाइट इंटेंसिटी ले लेते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ले लेते हैं, तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। ये क्या चीज है? लोअर लाइट है। लोअर लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे जैसे लाइट बढ़ेगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। पर एक स्टेज ऐसी आएगी कि फिर वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये है सैचुरेशन पॉइंट और ये जो पॉइंट है ये है कॉम्पेंसेशन पॉइंट। हालांकि ये कॉम्पेंसेशन नहीं है, ये पॉइंट कॉम्पेंसेशन है। दिस इज कॉम्पेंसेशन ना, जहाँ पे प्रोसेस बंद है। अब लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रहा है। अरे भाई, अरे समझ रहा है क्या? अरे मैडम, कॉम्पेंसेशन पॉइंट पे तो कुछ होने वाला नहीं ना, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जीरो है, ये भी जीरो है। जब हम इसको बढ़ाएंगे तो लाइट जिगा ला रहा, हाँ, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। पर यहाँ पे एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस लिनियरली विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अप टू सम एक्सटेंट, कुछ देर तक। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर वो भले आप लाइट इंटेंसिटी फिर कितनी भी करो, बाद में वो क्या हो जाएगा? फिर ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अरे भाई समझ रहे? मैक्सिमम वैल्यू होगी, उससे ज्यादा नहीं होगा। फिर वो सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं उसको। जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा है वो कॉम्पेंसेशन पॉइंट, जहां पे मैक्सिमम हो रहा है वो सैचुरेशन पॉइंट। बस समझ में? लाइट इंटेंसिटी कांस्टेंट तो ना दे सकते। लाइट इंटेंसिटी नहीं, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है ऊपर वाला, ये कांस्टेंट है। सर वो कांस्टेंट है, वो पता है सर, पर जब वो कांस्टेंट होंगे मतलब लाइट इंटेंसिटी भी तो कांस्टेंट नहीं। लाइट इंटेंसिटी जब नहीं के बराबर है तो हो रहा है क्या फोटोसिंथेसिस? नहीं। अब धीरे धीरे हमने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते गए तो जिस प्रोपोर्शन में लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है। उसके बाद लाइट इंटेंसिटी, अब एक बार रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसके पीक पे पहुंच गया तो उसके बाद कितना भी लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। जैसे हमारी हाइट, एक पर्टिकुलर पीक वैल्यू ऑफ हाइट आ गई तो बाद में एज कितना भी बढ़ो तो क्या हाइट बढ़ेगी क्या? उसी तरह से इसको एज मान लो और इसको हाइट मान लो तो ये मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट आ गया। समझे क्या? देखो ध्यान दो अच्छी तरह से। Light saturation point is the value of light intensity at which plant can have maximum amount of photosynthesis. ये तो हो गया। अरे भाई समझ रहे हैं क्या? अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो गया, उसके बाद वो बढ़ना नहीं है, पर लाइट इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है तो फिर क्या होगा? फिर होगा सोलराइजेशन। कंसेप्ट ध्यान में लो। अगर सैचुरेशन पॉइंट के बाद अगर लाइट और बढ़ते गया, लाइट बढ़ते गया ना, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती गई तो क्या होगा? सोलराइजेशन होगा। समझ रहे क्या? सोलराइजेशन किस वजह से होता है उसके दो रीजन ध्यान में रखना है। एक तो, अरे क्लियर हो गया क्या? सैचुरेशन पॉइंट पे एक चीज और हम ध्यान में लेंगे जरा कंसेप्चुअली, थोड़ा स्टेटमेंट में गलत बोल रहा हूँ। सैचुरेशन पॉइंट पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो गया ना, उसके बाद अगर हमने लाइट इंटेंसिटी बढ़ाई तो वो बढ़ेगा नहीं, वो कम होगा, डिक्लाइन होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। लाइट इंटेंसिटी बढ़ने के बाद एक पर्टिकुलर यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, उसके बाद अगर हम ज्यादा लाइट और देंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड एज सोलराइजेशन। समझ रहे हैं क्या? डाउट मत पूछो, अभी पहले समझ लो। अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक बार मैक्सिमम हो गया किसी लाइट पे तो उसके बाद अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन होगा।
उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सोलराइजेशन। इसके दो रीजन है, ये समझने के बाद आपका डाउट नहीं रहेगा। इसके दो रीजन क्या है? एक तो क्या हुआ कि स्टोमेटा क्लोज हो गए, मैक्सिमम हो गया ना वो, तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी ना। हमने मिनिमल, ऑप्टिमल, मैक्सिमम पॉइंट देखा ना। मैक्सिमम पॉइंट इज द पॉइंट बियॉन्ड व्हिच प्रोसेस स्टॉप्स। तो प्रोसेस स्टॉप हो गई तो स्टोमेटा क्लोज हो गया, तो CO2 आना भी बंद हो गया। CO2 आना बंद हो गया तो फिर से वो मैक्सिमम से कम पे जाएगा। उसके बाद समझ रहे हो, फोटो ऑक्सीडेशन होगा, अंदर के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, उसकी वजह से भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? डिक्लाइन होगा। बात समझ रहे हैं? यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फोटो ऑक्सीडेशन से कौन बचाएगा? एक्सेस लाइट है ना, लाइट एक्सेस आ रहा है तो फोटो ऑक्सीडेशन होगा, उससे कौन बचाएगा? कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड बहुत स्टेबल होता है, तो वो क्लोरोफिल पिगमेंट ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाएगा। ये क्लियर हो गया क्या? कैसे बचाएगा? तो कैरोटीनॉइड एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। कैरोटीनॉइड एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। कैसे एंटीऑक्सीडेंट? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है। कैरोटीनॉइड एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। कैसे? तो ऑक्सीडेशन एक्चुअली किसकी वजह से होने वाला है? कि फोटोसिंथेसिस हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लिया, ऑक्सीजन बन गया ना। ये ऑक्सीजन अगर नासेंट स्टेज में है, नेसेंट स्टेज में है, तो ये नेसेंट स्टेज का ऑक्सीजन बहुत घातक है। ये नेसेंट स्टेज का ऑक्सीजन जो है, ये सोलराइजेशन में क्या करता है? क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन करवा देता है। बात समझ में आई? तो ये जो कैरोटीनॉइड है, इसकी खासियत है कि वो नेसेंट ऑक्सीजन को लेकर उसको मॉलिक्यूलर स्टेज में कन्वर्ट करके बाहर भेज देता। तो कौन बच गया? क्लोरोफिल ए। देखो हाउ कैरोटीनॉइड प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एक्टिंग एज एन एंटीऑक्सीडेंट, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक देता है। बाय एक्सेप्टिंग nascent oxygen and releasing the same as a molecular oxygen। बात समझ में आई? और दूसरा प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, तो वही प्रोसेस है फिर से। और दूसरी स्टेप है, ये जो कैरोटीनॉइड है, ये एक्सेस ऑफ लाइट एनर्जी भी एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो मर जाएगा बेचारा क्लोरोफिल। समझ रहे हैं क्या? एक एब्सॉर्बिंग एक्सेस लाइट एनर्जी एंड डाइवर्टिंग इट अवे फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सो हाउ कैरोटीनॉइड प्रोटेक्ट फोटो ऑक्सीडेशन? एक है, इट एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एक्सेप्ट नेसेंट ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट इट इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। और दूसरा है एब्सॉर्बिंग एक्सेस ऑफ एनर्जी, डाइवर्टिंग द सेम एनर्जी फ्रॉम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, सेविंग क्लोरोफिल। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो हाउ लाइट अफेक्ट्स, ये क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ पे हम फिर से वो जो हमारा डिस्कशन हो चुका है एक बार पढ़ लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ लाइट, जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है उस लाइट को हम पार बोलते हैं। पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। पार PAR फोटोसिंथेटिक। अरे तुम ऐसे सुमड़ी में देख रहे हो मेरे पास भाई, अरे कुछ समझ रहा है क्या? स्टॉप करें, अगर ज्यादा हो रहा हो, दिमाग का दही हो रहा हो तो स्टॉप कर देते, कर लेंगे। बस लास्ट पॉइंट है, एक पैराग्राफ है वो करते हैं। भाई किसी को परेशानी हो रही है? ध्यान हो जा रहा है इधर अच्छी तरह से। हमने क्वांटम रिक्वायरमेंट देख लिया, क्वांटम यील्ड देख लिया, फोटोसिंथेटिक एक्टिवली रेडिएशन देखा, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, याद है क्या? तो इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज जोड़ देते हैं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में होता है? ब्लू, वायलेट और रेड। ब्लू एंड रेड में होता है। उसमें रेड जो होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट बनाने को फेवर करता है। रेड जनरली यूजफुल फॉर कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन, और ये जो ब्लू होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। रेड जनरली यूजफुल फॉर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस एक्यूमुलेशन, एंड ब्लू जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ये ब्लू और रेड में होता है। अगर एग्जाम में उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि मिनिमम फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट में होता है? ब्लू और रेड में तो मैक्सिमम है ना। ब्लू वायलेट के पास क्या है? मैक्सिमम। देखो ये बहुत ही अच्छा और दमदार क्वेश्चन है नीट का।
कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अगर ब्लू राइट ग्रीन में हमें पता है, मिनिमम जो होता है वो ग्रीन में होता है, क्योंकि वो तो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, उसमें क्या फोटोसिंथेसिस कर रहा है वो। भारी है ना क्वेश्चन, मजा आ गया अभी? हाँ? अरे दिमाग के ढक्कन खुल गए कि नहीं? सब मिनिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन, तो मैं भी अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल कर ला रहा हूँ फिर। मिनिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर इन ग्रीन वेवलेंथ। शेड प्लांट्स जो है वो उनका फोटोसिंथेसिस का रेट कैसा है? कम है। बाकी चीजें तो हमने डिस्कस की है, क्वांटम रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह। एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लेते हैं लाइट की। एट लो लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस लिनियरली विथ लाइट इंटेंसिटी। कम लाइट इंटेंसिटी में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिनियरली बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और उसके बाद वो मैक्सिमम हो जाता है, उसके बाद डिक्लाइन होगा, सोलराइजेशन होगा। समझे क्या? एनसीईआरटी में सोलराइजेशन नहीं किया, हमने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर किया। एट लो लाइट इंटेंसिटी, ये मैथमेटिकल बेस्ड चैप्टर है एक्चुअली, लॉजिकल सेंस है इसमें, ये बायोलॉजी वाला चैप्टर नहीं है अगर देखें तो, इसमें सारे रिएक्शंस और लॉजिकल सेंस है। तो at low light intensity rate of photosynthesis increases linearly. At higher light intensity, gradually rate of photosynthesis does not show further increase. It becomes constant and it becomes a limiting factor. अब ये limiting factor हो जाएगा, उसके बाद limiting factor के बाद ये minimize condition में आएगा। बराबर है क्या? Light saturation, अभी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, लाइट सैचुरेशन कब होता है? मैक्सिमम कब होता है? फुल सनलाइट जब मिल रहा है, फुल सनलाइट का 10% अगर इसको मिल गया तो लाइट सैचुरेशन हो जाएगा। सैचुरेशन का मतलब है मैक्सिमम होना, फुल सनलाइट का 10%। समझ रहे क्या? अरे भाई, अगर लाइट इंटेंसिटी एक सर्टेन रेंज के बाहर चली गई तो वो क्लोरोफिल को ब्रेक डाउन कर सकता है। उसके पहले तो कैरोटीनॉइड थोड़ा बहुत काम कर लेता है बेचारा, एंटीऑक्सीडेशन, एनर्जी एक्सेप्ट करता है, पर अगर हम ज्यादा ही लाइट दे रहे हैं तो वो भी मर जाएगा ना, वो भी क्या करेगा? तो बियॉन्ड सर्टेन लिमिट क्लोरोफिल विल ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड दिस फोटोसिंथेसिस। और आपकी इच्छा है कि वो क्या रिपीट